हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वीसीआरएस का सम जो पूछा गया था समर 2020 7 मार्क्स के लिए। तो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे ये सम बना रहा हूँ मैं, और उनका बोलना था कि ये सम थोड़ा टफ है। सो मैसेज मैंने किया था रिप्लाई में कि मैं सम तो कराऊँगा बट आज रात तक ये सम अपलोड कर पाऊँगा। ठीक है, सो वही है, जैसे जिस हिसाब से टाइम मिल रहा है उस हिसाब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सो चलिए इस सम को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना है। और जो भी स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि बहुत ही कन्फ्यूज़न है, तो ये उनके लिए है नहीं है सम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा है। सो बेटर है हम जो बेसिक सम्स है वीसीआरएस के उसी पे बने रहे। ठीक है, क्योंकि विंटर में ऐसे सम आने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। ऐसे सम सिर्फ समर के टाइम ही पूछे जाते हैं, यानी रिपीटर के लिए ही ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि पहले ही रिपीटर को ये क्वेश्चंस आते नहीं है, प्लस ऐसे सम पूछ के वो उनके जो कॉन्फिडेंस है वो और टूट जाता है। सो चलिए, तो भी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट को सीखना है और जिनको लगता है बहुत ही कॉन्फिडेंस है, सारा तैयारी हो गया है पेपर का, तो ही फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। ठीक है, अदरवाइज़ आप अपना थर्मल का जो पेपर है कल, उसके लिए तैयारी करिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो यहाँ पे हमारे सामने डेटा है। तो रेफ्रिजरेट प्लांट वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट -5 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। वर्किंग फ्लूइड R12 है एंड सिस्टम कैपेसिटी 35 किलोवाट की है। सीपीवी दिया हुआ है, सीपीएल दिया हुआ है, L/D रेशियो दिया है, आरपीएम दिए हुए हैं। हमें मास फ्लो रेट, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, पावर, RE, कंप्रेसर वर्क डन, COP, L&D, ये सब हमें फाइंड करना है। प्रॉपर्टीज गिवन है। एक चीज़ यहाँ पे हमें ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे CPL और CPV ये क्यों दिया गया है। तो यहाँ पे हमें ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो ड्राई एंड सैचुरेटेड का नहीं है। ठीक है, ये हमें मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहला कन्फ्यूज़न मैं यहाँ पे ये क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो सम है उसके अंदर ड्राई एंड सैचुरेटेड, जो कंप्रेसर का जो एंडिंग होता है वो ड्राई एंड सैचुरेटेड नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लेते थे, तो यहाँ पे जो कंप्रेसर का स्टार्टिंग है वो ड्राई एंड सैचुरेटेड लेना पड़ेगा, और जो कंप्रेसर का जो एंडिंग है वो हमें लेना पड़ेगा सुपर हीटेड। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे CPV गिवन है, इसके कारण। ठीक है, और यहाँ से फिर आता है इस तरफ, ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है 3, फिर 3 से 4, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया है, मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे करना चाहूँगा इसको। ठीक है, चलिए ये 2 नंबर और इसको 3 बना देते हैं, फिर ये 4 नंबर और फिर यहाँ से ऐसे 5 नंबर। ठीक है, चलो तो ये हमारा TS डायग्राम बन गया। अब इसको देख देख के हम सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो टेम्परेचर लिमिट है, दो टेम्परेचर लिमिट है यहाँ पे, एक ये वाली है, एक ये वाली है, और तीसरी टेम्परेचर लिमिट मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी जो गिवन है उसकी बात कर रहा हूँ। ये -5 डिग्री सेल्सियस वाली, ये 40 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन है। ठीक है, सो चलिए सबसे पहले ये जो -5 डिग्री सेल्सियस क्या है, T1 है, या तो T5 भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही तो है। तो मुझे जो काम है मैं वही लिखूंगा, T1 लिखूंगा -5 डिग्री सेल्सियस, और प्लस 273 कर दीजिए तो 268 आ जाएंगे। और फिर ये T2 गिवन नहीं है, देखिए T3 गिवन है। सो T3 40 डिग्री सेल्सियस है। अभी यहाँ पे जैसे आपने T2 लिख दिया ये, तो ये सम गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने T2 इसलिए लिया होगा क्योंकि आपने जो कंप्रेसर के जो बाहर जाता है, कंप्रेसर का जो एंडिंग है वो आपने ड्राई एंड सैचुरेटेड एज्यूम किया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब में फिर गलत है। ठीक है, यहाँ पे सुपर हीटेड रीजन में ले जाना पड़ेगा। तो चलिए 273 में ये ऐड कर दे तो 313 केल्विन आ जाएंगे। ओके, सो T1 हो गया, T3 हो गया, फिर हमें वर्किंग फ्लूइड R12 दिया हुआ है और सिस्टम कैपेसिटी दिया हुआ है। ठीक है, सिस्टम कैपेसिटी को एक तरह से ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ही है, बट दिस इज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इन किलोवाट। ओके, क्योंकि आप बोलोगे सर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो फाइंड करनी है यहाँ पे,
बट भाई ये क्या, ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हीट एब्जॉर्ब की जो कैपेसिटी है वो ही गिवन है 35 किलोवाट। सो किलोवाट में गिवन है और हमें उसको बस किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट करना है, तो हमारा आर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है, बड़ा आसान समय, इतना भी हार्ड है नहीं। उसके बाद चलिए और क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो सी पी वी गिवन है, सी पी वी 0.615 किलो जूल पर केजी केल्विन। सी पी एल गिवन है, जो मुझे नहीं लगता इधर कुछ काम लगने वाला है, किलो जूल पर केजी केल्विन। एंड एल बाई डी रेशियो गिवन है 1.2, आरपीएम गिवन है एन 1500। ओके चलिए, अब बहुत लंबी लिस्ट है फाइंड आउट करने की, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि फिर जितना ऊपर नीचे ना हो उतना अच्छा है, ठीक है। चलिए कितना है, कितनी चीज़ है, आई थिंक 5-6 तो है ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मास फ्लो रेट यानी कि एम डॉट। अभी जो एम डॉट में निकालने वाला हूँ वो केजी पर सेकंड में निकालने वाला हूँ, ठीक है। बुक में आपको थोड़ा अलग दिखेगा, केजी पर मिनट पर किलोवाट दिखेगा, केजी पर मिनट पर टीआर दिखेगा। सोच, मैं पर टीआर नहीं निकालने वाला हूँ, मैं जितना इस रेफ्रिजरेशन है उस हिसाब से ही एम डॉट निकालने वाला हूँ, ठीक है। बुक में जो दिया है वो पर टीआर करके दिया है, केजी पर मिनट है, फिर पर टीआर है। मैं वो सब नहीं निकालने वाला हूँ। अगर आपको निकालना है मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कि देखो कैसे निकलेगा। चलिए सेकंड पार्ट निकालना है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। अब इसके लिए हमारे पास कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा इसको। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, पावर निकालना है। पावर का मतलब क्या है, डब्ल्यू सी। बट ये डब्ल्यू सी जो है इन किलोवाट, ठीक है, ये पावर हो जाएगा हमारा। एक यहाँ पे आर ई है, तो आर ई निकालना पड़ेगा किलो जूल पर केजी में, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रेशन वर्क है, देखिए ये डब्ल्यू सी आ गया। ये डब्ल्यू सी कौन सा है, किलो जूल पर केजी वाला। उसके बाद हमें सी ओ पी निकालना है, और उसके बाद एल एंड डी दोनों निकालने हैं। डायमेंशन भी निकालने हैं, कंप्रेशन का जो पिस्टन सिलेंडर है वो सब, उसके डायमेंशंस गिवन है। चलिए, और फिर टेबल भी गिवन है, और टेबल की हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सम को। सबसे पहले हमें यहाँ का जो टेम्परेचर T2 है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये जो टेम्परेचर T2 है ये निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी एट 1 एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू एंट्रोपी एट 2, ये इक्वेट करना पड़ेगा। देखिए ये कांस्टेंट एंट्रोपी है, ठीक। सो S1 इज इक्वल टू S2। चलिए S1 का फॉर्मूला जब बनाऊँ तो ये बन जाएगा SG1। S2 का फॉर्मूला अगर बनाऊँ तो पहले बनेगा SG2 प्लस CPV और ln T2 अपॉन T3, ठीक है। ये फार्मूला बनेगा। अब ये मैं फार्मूला बना रहा हूँ, ये देख देख के बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर टेबल की ज़रूरत है हमें। SG1 मतलब 1 पॉइंट का -5 डिग्री सेल्सियस। देखिए 1 पॉइंट कहाँ पे है, -5 डिग्री, तो -5 पे आ जाइए। और उसका मुझे क्या चाहिए, G वाला पॉइंट चाहिए। अगर ये L वाला पॉइंट है, F वाला, सॉरी ये F वाला पॉइंट होता है, ये G वाले पॉइंट होते हैं, तो यहाँ G है, ठीक है। तो मुझे चाहिए SG1, तो SG -5 पे SG निकालना है, ये रहा 1.557, 1.557। इसी तरह 2 पॉइंट कहाँ पे है, तो वो टेम्परेचर हमारे पास, सॉरी SG2 है ना, S2 थोड़ी है, SG2 है, यानी ये वाला पॉइंट जो SG3 से मैच कर रहा है वो। तो ये है 40 डिग्री पे मुझे SG देखना है। 40 डिग्री पे SG ये रहा 1.54। देखिए SG2 और S2 में फ़र्क समझिए। S2 क्या है, S2 टोटल है यहाँ से लेके 2 तक का, और SG2 कहाँ है, ये 3 नंबर का है जो SG2 है। अब CPV क्वेश्चन में गिवन है 0.615 और ln T2 हमें निकालना है यहाँ से, और T3 क्वेश्चन में गिवन है 313। तो चलिए अब आ जाते हैं हम कैलकुलेशन पे। तो ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ साथ में कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ। 1.557 माइनस करना है 1.54 को, ठीक है, इक्वल टू दबा दीजिए, फिर डिवाइड आप कर दीजिए 0.615।
ठीक है, तो ये जो आंसर आया है 0.0276, ठीक है, ये आंसर आया है ln T2/313 का। चलिए ln इधर जाएगा तो e वाला पार्ट आप देखिए, तो आप शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट फिर ln वाला है ना शिफ्ट, सो शिफ्ट ln दबाइए और आंसर कर दीजिए, तो आपका आंसर देखिए आएगा 1.028। तो ये ln इस तरफ आ गया है। अब यहाँ से T2/313 बचा है, तो T2 यहाँ से मिल गया मुझे, तो बस मल्टीप्लाई बाय आप 313 कर दीजिए, तो आंसर आपको दिखेगा 321.772 केल्विन। ठीक है, सो ये टेम्परेचर एट पॉइंट 2 आ गया है, 321.772 केल्विन। ठीक है, चलिए एक काम हमने कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक H1 चाहिए, H2 चाहिए और H5 चाहिए। चलिए H1 निकालते हैं, तो H1 जो है वो Hg1 के बराबर होगा, यानी -5 पे Hg, -5 पे Hg कितना है, -5 पे Hg है 350, सो ये आ गया 350 किलो जूल पर kg। ठीक है, फिर मुझे चाहिए H2, तो H2 का मतलब है Hg2 प्लस CPV इन दी ब्रैकेट T2 माइनस T1। ठीक है, तो Sg2 का मतलब 40 डिग्री पे Hg, 40 डिग्री पे Hg, सॉरी H मैंने गलती से अगर S बोला तो सॉरी, Hg की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 40 डिग्री पे Hg देखना है 367। CPV गिवन है 0.615, T2 माइनस T1, T2 हमने अभी भी निकाला, कहाँ है 321.772 और माइनस T1, तो T1 क्वेश्चन में है गिवन 260, सॉरी T1 थोड़ी आएगा, T2 माइनस T3 आएगा। ओके, गलती है यहाँ पे, T2 माइनस T3। ठीक है, डिग्री ऑफ सुपर हीट ये वाला, ये डिफरेंस चाहिए T2 और T3 का, तो T3 कितना है 313 है, एक छोटी सी गलती फिर पूरा सम रॉन्ग। चलिए, तो यहाँ से मुझे H2 मिल जाएगा, H2 निकाल देते हैं फटाफट कैल्शियम में करके। हमारे पास है 321, ये टाइप ही है पहले से, उसमें से 313 माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.615 और प्लस 367, 372.395 किलो जूल पर kg। अब मुझे चाहिए H5, H5 जो होता है वो H4 के बराबर होता है, और H4 जो है, H4 देखिए F वाले पॉइंट पे है, यानी मैं उसको HF4 भी बोल सकता हूँ, तो HF4 यानी 40 डिग्री पे HF देखना पड़ेगा, 40 डिग्री पे HF 238 किलो जूल पर kg। ठीक है, चलिए अब हमारा पूरा स्टेज सेट हो गया। ठीक, सो ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। चलिए अब चीज़ें फाइंड आउट करने स्टार्ट कर देते हैं हम। सबसे पहले हम RE निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए RE क्या आएगा, RE का मतलब क्या होता है, ये वाला पार्ट, H5 से H1 जो यहाँ पे हो रहा है, ये हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, मतलब H1 माइनस H5, RE मुझे मिलेगा H1 माइनस H5। सो H1 मेरे पास कहाँ गया, 350 माइनस H5 है 238। चलिए इसका आंसर आ रहा है 350 माइनस 238, 112। तो चलिए ये एक आंसर आ गया है 112 किलो जूल पर kg। ठीक है, ये एक आंसर आ चुका है। अब ये कौन सा आंसर है, देखिए RE वाला कौन सा आंसर है, ये 4th नंबर का। तो ये मेरा सबसे पहले निकला है आंसर नंबर 4। ठीक है, इसके बाद चलिए अभी यहाँ से एक काम करते हैं, WC भी निकाल लेते हैं। ठीक है, WC का मतलब कौन सा है, ये कंप्रेशन वर्क, H2 माइनस H1, तो H2 माइनस H1 कर लेते हैं, H2 माइनस H1, तो H2 हमारे पास है 372.395 माइनस
H1 हमारे पास है 350। सो चलिए इसका आंसर निकालते हैं। 372.395 माइनस 350, 22.395। सो 22.395 किलो जूल पर केजी। ये कौन से नंबर का आंसर निकला? 5th नंबर का। ठीक है, ये 5th नंबर का। अब इसके बाद COP भी निकाल ही देते हैं। COP का फॉर्मूला क्या होता है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइड बाय कॉम्प्रेशन वर्क। सो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है हमारे पास 112 और कॉम्प्रेशन वर्क है 22.395। तो चलिए फिर ये भी ख़त्म हो गया हमारा। फिर आंसर 112 डिवाइड बाय आंसर कर दीजिए। सो 5.001 आ रहा है, मतलब मैं 5 ले रहा हूँ। ठीक है, सो चलिए एक और आंसर हमारे पास है। सो दिस इज़ आंसर नंबर, अब ये कौन सा है, हमने क्या लिखा है देखिए, COP 6 नंबर का आंसर आ गया। तो 4 5 6 ख़त्म हो गए। ठीक है, 4 5 6 हो गया। अब WC तो m डॉट निकलने के बाद ही होगा। चलिए अब m डॉट पे काम करते हैं। आप लोग भी वेट कर रहे होगे m डॉट कैसे कब निकालेंगे सर। सो चलिए m डॉट के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि एक काम, यहाँ मैंने क्या लिखा है, RE लिखा है ना। ये आप कैपेसिटी, सिस्टम कैपेसिटी या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी भी लिख सकते हो उसको, रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, इसका मतलब RE इन किलोवाट, वो होता है m डॉट इंटू RE। ठीक है, अब देखिए RE कौन सा है, ये वाला जो मैंने निकाला वो, और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या है, जो मैंने पहले गिवन डेटा में RE लिखा था। ठीक है, ये वाला RE इन किलोवाट जो है ना, वो वाला। तो फिर इसको मैंने अभी देखिए RC लिख दिया है ना, नाम बदलना पड़ेगा क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ये 35 किलोवाट क्या है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है, या तो आप उसको RE इन किलोवाट भी बोल सकते हो। ठीक है, सो ये 35 लिख दीजिए। यहाँ आपके पास m डॉट है और RE हमारे पास पड़ा हुआ है, देखो कौन सा है, 112। तो यहाँ से m डॉट आ जाता है। तो चलिए कितना आ रहा है, 35 को आप डिवाइड कर दो 112 से, 0.312, 0.312। अब ये क्या आ रहा है, kg पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, अब आप फिर बुक में देखोगे तो आपको थोड़ा अलग दिखेगा। ये हमारा आंसर नंबर 1 है। अब उसमें पर TR करना है ना, ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप एक तो kg पर मिनट करने के लिए देखिए, kg पर मिनट करने के लिए आप 312 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये kg पर मिनट बन जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इसको पर TR चाहिए। तो पर TR के लिए आपको फिर 210 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आपको पर किलोवाट चाहिए, पर किलोवाट, तो उसके लिए आपको 3.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, मेरा आंसर ये काफ़ी है, 0.312 किलो जूल पर सेकंड। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, मुझे पावर मिल जाएगा। देखिए पावर यानी कि कॉम्प्रेशन वर्क जो है वो, सो मैं पावर निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो पावर क्या हो जाएगा, जो m डॉट मल्टीप्लाई बाय ये हमारा जो WC था वो। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए ये क्या वर्ड यूज़ किया है, WC। अब इसको आप WC की जगह पे आप पावर लिखिए, चलेगा। तो थोड़े थोड़े नाम मैं बदल रहा हूँ क्योंकि कम से कम कन्फ्यूज़न हो। 0.312 मल्टीप्लाई बाय WC हमारा क्या था, 22.395। तो चलिए पावर आ गया, $6.99 आ रहा है, मतलब कि 7 किलोवाट। ठीक है, 6.998, दैट इज 7 किलोवाट। सो चलिए ये कौन सा आंसर मिला हमारा, मेरे ख्याल से ये आंसर 2 था। तो 1 2 एक बार देख लेते हैं, ये 1 निकल गया, 3 निकल गया। ठीक है, 3 था, ये 3 था। सो चलिए ऑलमोस्ट सारे आंसर निकल गए हैं, अब सिवाय जो पिस्टन वाले जो आंसर है। ठीक है,
अब क्या बचा है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट बचा है और एल एंड डी बचा है। चलिए, तो ये भी मैं थोड़ा यहाँ साइड पे ही कर देता हूँ। हाँ, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक तो ये V1 चाहिए, ठीक है। सो V1 जो है वो मेरा VG1 है, ठीक है। VG1 का मतलब G पॉइंट तो आपको पता ही, इस लाइन पे G होता है और 1 यानी -5 डिग्री पे, तो -5 डिग्री पे VG, ये -5 पे VG कितना है, 65। अभी यहाँ पे देखिए बेचारे ये जो स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो समर में एग्ज़ाम देने जाते हैं, इनके साथ ये भी एक बड़ा हादसा होता है। देखिए इधर क्या है, क्या नहीं लिखा, 10⁻³ नहीं लिखा है। सो बच्चे ये लिख के आ जाएंगे तो भी मार्क्स कटेंगे, तो बहुत ही बुरा हाल होता है, क्योंकि उनमें क्वेश्चंस में भी इतनी गलती होती है, इतना घुमा फिरा के पूछते हैं क्वेश्चंस। सो चलिए इधर ध्यान क्या देना है, 65 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर मिनट है, ठीक है। मीटर क्यूब पर मिनट, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, मीटर क्यूब पर केजी है, ओके, मीटर क्यूब पर केजी, ओके सॉरी। सो ये केजी है, डन। सो चलिए अब लास्ट काम है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। सो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, 2 फॉर्मूला है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, आप m डॉट मल्टीप्लाई बाय V1 कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। दूसरा एक आपको ये बता रहा हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है, ईटा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिवाइड बाय। सो यहाँ पे मैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 100% लेने वाला हूँ, तो मतलब ये 1 हो जाएगा, तो ये काम का ही नहीं है फिर मेरे, ठीक है। तो m डॉट मैंने निकाला था 0.312, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, अदरवाइज फिर आपकी कमेंट आएगी सर आपने गलत लिखा, 0.312, ठीक है, बराबर है। और मल्टीप्लाई बाय मुझे करना है 65 × 10⁻³ अभी कुछ बच्चे ये भी कमेंट करेंगे सर बुक में आंसर अलग आ रहे हैं, तो मैं आपको पहले से क्लियर करवा दूं कि हाँ भाई बुक में आंसर अलग आ रहे हैं, बट मैंने आपको क्या बोला, क्योंकि मैंने m डॉट जो लिया है वो मेरे हिसाब से लिया है, सो मेरे आंसर मेरे m डॉट के हिसाब से आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो m डॉट है वो जो MR लिखा हुआ है वो पर TR वाला आंसर है, ठीक है, तो उनका उस हिसाब से आ रहा है। सो चलिए ये आंसर आ रहा है, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, 0.02028 मीटर क्यूब पर सेकंड, ओके। अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ ये है कि ये मीटर क्यूब पर सेकंड मिला है, ठीक है, इसमें 60 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 और मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आएगा 1.216 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। ये आपका आंसर है किसका, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का। सो ये मेरा आंसर नंबर 2 है। अब मुझे एल और डी को निकालना है, तो चलिए पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू π/4 d² इंटू एल इंटू RPM। अभी यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि RPM जो है ये कॉम्प्रेसर का सिंगल एक्टिंग कॉम्प्रेसर है, तो इसीलिए n लिया है, अदरवाइज डबल एक्टिंग होता तो आपको 2n लेना का, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहा हूँ, सिंगल एक्टिंग कॉम्प्रेसर एज्यूम कर रहा हूँ, सिंगल एक्टिंग कॉम्प्रेसर, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। सो चलिए 1.216 इज इक्वल टू π/4 इंटू d², और L/D रेशियो गिवन है, L/D रेशियो कितना है, 1.2 है, तो ये बन जाएगा 1.2 d, और RPM दिया है 1500। तो चलिए यहाँ से तो आपका d मिल जाएगा। फिर अब कैलकुलेशन ध्यान से सुनना, फिर 1.216 टाइप करके रखो, मल्टीप्लाई बाय 4 करिए, इक्वल टू करिए, डिवाइड बाय पाई कर दीजिए, और उसके बाद डिवाइड बाय 1.2 भी कर दीजिए, मतलब इक्वल टू दबाते जाना, ठीक है, और डिवाइड बाय 1500 कर दीजिए। तो चलिए अब जो आंसर हमारे पास 8.607 इंटू 10⁻⁻4 है, तो उसको आपको क्या करना है, उसको रेस टू ब्रैकेट करके 1 डिवाइड बाई 3 करना है, क्योंकि क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आंसर d³ का है, हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा।
जो आ रहा है 0.0951 मीटर। ठीक है, सो ये मीटर में आ रहा है, तो मुझे इसको क्या कर देना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो उसके लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो 9.5 सेंटीमीटर का मेरा डायामीटर आ रहा है। और जो लेंथ आ रही है L जो आ रहा है वो 1.2 इंटू डी है, सो 1.2 इंटू 9.5, इसमें मैं 1.2 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 11.41 सेंटीमीटर आ रहा है। सो ये मेरे लास्ट के जो दो आंसर है वो। ठीक है, सो यहाँ पे सम सॉल्व हो जाता है। दिस इज आंसर नंबर एंड दिस इज ऑल्सो आंसर नंबर। तो चलिए सम सॉल्व हो चुका है। कौन सा नंबर है? 7। दिस इज आंसर नंबर 7 एंड दिस इज ऑल्सो 7। सो चलिए ये सम ख़त्म। आई होप कि जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ आया है। और अभी कल जो आपकी थर्मल इंजीनियरिंग की जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए फिर आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।